बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ख़बर है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और अफसोसनाक ख़बर है, और वो ये है कि सानिया 9 मई में सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त लिखकर सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि सिविलियंस जो कि सानिया 9 मई के हवाले से गिरफ़्तार थे और फ़ौज की तहवील में थे, उनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं इस पर तज्जिया दूँ, कानूनी तौर पर राय दूँ, उससे पहले इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। डिटेल्स ये हैं जी कि 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा इशू किया था जिसमें कहा गया था कि अगर सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्राई किया जाएगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। अब कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब ने ट्वीट किया था कि सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम कर रही थी, लेकिन ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। लेकिन आज ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुकी है कि जी ये जो सिविलियंस हमने पकड़े थे 9 और 10 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस थे और वो फ़ौज की तहवील में थे, तकरीबन 102 अफराद गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो चुका है। डिटेल में जो बताई गई हैं दरख्वास्त के अंदर, जो तफसीलात हैं वो ये बताई गई हैं जी कि इन सिविलियंस को फ़ौजी तहवील में लिया गया और इन अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार अफराद जो हैं वो GHQ और कोर कमांडर हाउस लाहौर के हमले में मुलव्वस थे। PF बेस मियाँ वाली, ISI सिविल लाइन्स फैसलाबाद, हमजा कैंप, बन्नू कैंप, गुजरावाला कैंप पर हमलों में ये लोग मुलव्वस थे। अच्छा, आगे दरख्वास्त क्या कहती है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। वो कहती है जी कि कसूरवार ना साबित होने वालों को बरी कर दिया जाएगा। अब यानी कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को तसल्ली दे रहे हैं कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आपको पता है ऑलरेडी पेंडिंग है फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से कि ये आइनी है या गैर आइनी है और कानून के मुताबिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके ऊपर मैं पहले बहुत दफ़ा अपनी राय दे चुका हूँ, आज भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। लेकिन बहरहाल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो ये तसल्ली दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सर कसूरवार ना साबित होने वालों को बरी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे से मशरूत होगी ये प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से कि वो आइनी है गैर आइनी है, ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये उस मुकदमे के नतीजे से मशरूत होंगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि गंगा हमेशा उल्टी ही क्यों बहती है। मिसाल के तौर पे वो जो तोशाखाना ट्रायल था वो भी चल रहा है, वो चल सकता है, नहीं चल सकता, क्योंकि इमरान खान ने उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया हुआ था। वो मेंटेनेबिलिटी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंक्लूड नहीं हुई थी, उसके ऊपर फैसला नहीं आया था और नीचे ट्रायल धड़ाधड़ चल रहा है, धड़ाधड़ तरी चली जा रही। यानी कि एक कॉमन सेंस की बात है, एक लॉजिक की बात है कि अगर किसी चीज़ की मेंटेनेबिलिटी में अभाम है, यानी कि ये जो है ये चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो पहले तो उसका फैसला होगा ना कि चल सकती है नहीं चल सकती। होता क्या है कि चल सकती है या नहीं चल सकती है उसका फैसला पेंडिंग होता है और उसको ये धनाधन स्पीड के साथ चलाया जा रहा होता है और वो अपने कंक्लूजन के करीब पहुंच जाती है और फिर जाके बाद में फैसला होता है कि ये चल सकती है नहीं चल सकती है। तो ये तो तरीका ही कार गलत है। तो यहां पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन पेंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू द लीगैलिटी एंड द लेजिटिमेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर केस, तो उसका डिसीजन पहले होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ अटॉर्नी जनरल ने कही है कि जी कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा उससे मशरूत होगा फौजी अदालतों की प्रोसीडिंग्स। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये कह देती है कि जी ये तो फौजी अदालतों में ट्रायल हो ही नहीं सकता था, तो वो ट्रायल वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, कल अदम हो जाएंगे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी वो एक अलग बात है। बहरहाल अच्छा, फिर आगे अटॉर्नी जनरल क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सजाएं होंगी। इतना मैं हैरान हुआ हूं ये पढ़ के, ये खबर लगी हुई है जियो न्यूज़ उर्दू पे कि जी ये अटॉर्नी जनरल ने लिखा है कि जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सजाएं। आई मीन ये अटॉर्नी जनरल कैसे बता सकते हैं? How can the Attorney General predict the sentences of the people who will be going through the military trial in incidents related to 9th May and 10th May? Attorney General जज का माइंड रीड कैसे कर सकता है? कैसे, क्या अटॉर्नी कैसे ये लिख दिया? मुझे तो ये समझ ही नहीं आया
कि जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सजाएं होंगी। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट? मतलब कि ये तो अजीबो गरीब, या ये इस एक स्टेटमेंट ने, मैं समझता हूं कि जो फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा है जिसके हवाले से मुतनब्बे या मुतला किया गया है, उसकी जो फेयरनेस है उसके ऊपर उंगलियां उठा दी कि जी जो कसूरवार साबित होगा उसको मामूली सजाएं होंगी। ये क्या फौजी अदालत के किसी जज साहब ने अटॉर्नी जनरल को बताया या अटॉर्नी जनरल खुद से ज्यूम करें? वो ये कह भी कैसे सकते हैं? ये तो अदालत का काम है डिसाइड करना कि गिल्टी है, नॉट गिल्टी है। एंड इफ द पर्सन, द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी, अगर मुलजिम जो है वो गिल्टी है और सजा उसको देनी है तो फिर अदालत फैसला करती है। सेंटेंसिंग जो है उसकी अपनी एक साइंस है। एक तो होती है ना कि गिल्टी, ठीक है, दूसरा होता है सेंटेंस। एक कन्विक्शन होती है कि जी ये गिल्टी साबित हो गया, सबूत शवायद मौजूद हैं इस्तगासा के जिसमें पता लगता है कि इसने जुर्म किया, जुर्म का इर्तिकाब किया है। उसके बाद अब इसको सजा कितनी मिलनी चाहिए, उसकी बाकायदा तौर पे कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं या नहीं है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मिसाल के तौर पे ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनका बेनिफिट मुलजिम को दे दिया जाए और उसके हवाले से कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रख के सजा थोड़ी कम कर दी जाए उसकी, ये होता है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये तो अदालत देखेगी और केस टू केस वेरी करेगा। मिसाल के तौर पे 102 अफराद गिरफ्तार हैं तो 102 अफराद का अपना एक केस होगा ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। चलो फैक्ट्स बहुत सारे केसेस में सेम हो सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे जीएचक्यू का हमला है, कोर कमांडर हाउस का हमला है, आईएसआई सिविल लाइंस का हमला है, पीएफ बेस का हमला है, हमजा कैंप का हमला है, बन्नू कैंप का हमला है, गुजरावाला कैंप का हमला है, ये सारे इंसिडेंट्स डिफरेंट हैं, इनके फैक्ट्स डिफरेंट होंगे। फिर इन इंसिडेंट्स में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन लोगों का क्या रोल है और उन्होंने क्या एक्ट किया है, उस हिसाब से उनके फैक्ट्स डिफरेंट होंगे। उन फैक्ट्स की रोशनी में एविडेंस क्या है वो भी वो किसी हद तक एक जैसा हो सकता है, लेकिन फिर उन फैक्ट्स की रोशनी में कौन कितना कसूरवार है। मिसाल के तौर पे ललकारा किसने मारा, उकसाया किसने, तोड़फोड़ किसने की, जलाओ गिराओ किसने किया, किसी ने किया या कोई और फैक्टर भी इसके अंदर शामिल है, ये सारी चीजें अदालत ने देखनी है ना। इन लोगों ने किया या ये लोग इंट्रैप हुए मिसाल के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ तो है, मतलब कि आई कैन नॉट बी अ जज हियर, लाइक आई कैन नॉट बी अ जज कि मैं कहूं कि ये लोगों ने ये किया है आप इनको सजा दे सकते हैं। सिमिलरली द अटॉर्नी जनरल कैन नॉट बी अ जज। फॉर एग्जाम्पल एक्यूज्ड ये कहता है, मुलजिम मिसाल के तौर पे अगर ये कहता है कि जी मैं तो इंट्रैप हुआ हूं मिसाल के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो अदालत फिर देखेगी ना कि ये इश्तियाल इन्होंने ये इश्तियाल अंगेज फैक्टर्स हैं या मतलब कि ये शर पसंद अनासिर हैं या फिर इसके अंदर कोई इस तरह का, जैसे कि इत्तेजाज अहसन साहब ने भी कहा था कि इंट्रैपमेंट हुई है, तो ये अदालत ने देखना। और अगर इंट्रैपमेंट हुई है उस हिसाब से फैसला होगा, नहीं हुई है उस हिसाब से फैसला होगा, किसी ने ललकारा मारा है उस हिसाब से उसकी सजा होगी, किसी ने तोड़फोड़ की है उस हिसाब, मतलब कि ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए प्रॉपर एक ट्रायल चाहिए, एविडेंस चाहिए, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक्सरसाइज होती है क्रिमिनल ट्रायल। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो जितना कुछ भी है, क्योंकि मैं क्रिमिनल ट्रायल करता हूं, मैंने किया है क्रिमिनल ट्रायल, अभी तक करता हूं, वो फौजी अदालत का जो एक समरी प्रोसीजर टाइप होता है उसमें कैसे मुकम्मल होगा। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द पोजीशन एंड आई कैन नॉट टेक एनी अदर पोजीशन एज अ लॉयर एक्सेप्ट द फैक्ट कि फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के मुताबिक नहीं हो सकता। देखें, जिसका काम उसी को साजे, एक पुरानी बड़े बड़े बुजुर्गों की मिसाल है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो फौज है वो वफाकी हुकूमत का एक इदारा है जिसका काम डिफेंस है पाकिस्तान का, और वो ज़बरदस्त करते हैं, बेहतरीन करते हैं, और उनको सलाम है और उनको खराज तहसीन है और उनकी कुर्बानियाँ और उनकी जो शहादतें हैं उसको भी सलाम है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप फौज को ये जिम्मेदारी दे दें कि वो अदालतें भी लगा लें तो वो तो फिर फौज को मुतनाज़ा करने वाली बात है, और वो उनके साथ भी मेरे हिसाब से ज्यादती है, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है। और अगर उन्होंने अदालतें लगा के फैसले सुनाने हैं तो ये अदालतें क्या कर रही हैं, जो कि जुडिशरी पूरा एक ऑर्गन है, एक पिलर है स्टेट का, रियासत का, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे मजिस्ट्रेट की अदालत तक, फिर इनको बंद हो जाना चाहिए। और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे के कामों में इंक्रोच नहीं करेगा, मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि उससे स्टेट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है।
और उससे फिर तसादुम और तनाव की कैफियत पैदा होती है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल जाएगा मामला। आगे चलते हैं जी, कि जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सजाएं होंगी, जो काट चुके वो रिहा हो जाएंगे। यानी कि ये भी अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि कुछ लोग ऐसे मुमकिन तौर पर हो सकते हैं जो अपनी सजाएं काट चुके होंगे और वो रिहा हो जाएंगे। हाउ कैन ही से दैट कि कुछ लोग काट चुके हैं? मुझे तो ये भी अजीब लग रहा है। फिर सजावार जो होंगे, जिनको सजा होगी, वो मुतलका फोरम से रुजू कर सकेंगे। ये एक जुमला मुनासिब है, इसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है, कानूनी तौर पे इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बहरहाल ये पूरा अब एप्लीकेशन, पिटिशन, दरख्वास्त जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे का क्या करती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत पैशनेट थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, और उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया, बिठाया, बनाया, बिठाया और उसको प्रोसीड किया, और चंद हफ्तों में, 2-4 हफ्तों, 2-3 हफ्तों के अंदर उन्होंने उसका फैसला कर दिया। अब ये बहुत अहम केस है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काजी फायज ईसा साहब पहले जब फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया था, तो तब भी उन्होंने इख्तलाफ किया था कि फ़ौजी अदालतों का क़याम नहीं हो सकता। इस वक्त तो कोई आइनी तरमीम भी नहीं है, ना हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर सिविलियंस का फ़ौजी अदालत में ट्रायल इज़ नॉट पॉसिबल अंडर द लॉ। ये इस वक्त की फैक्चुअल पोजीशन है, ये हकायक है। तो उसके लिए अगर तो सिविलियंस को ट्राई करना है मेरे हिसाब से, तो फिर आईनी तरमीम चाहिए। आईनी तरमीम इस वक्त हो नहीं सकती है, और अगर आईनी तरमीम हो भी सकती हो तो भी जो पिछली आईनी तरमीम हुई थी उसके अंदर ये लिखा गया था कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत रजिस्टर हुई है, उस पर इस आईनी तरमीम का इतलाक नहीं होता है। मतलब ये था कि फौजी अदालतों में सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल होगा जिनका ताल्लुक कल अदम तंजीमों से है। मिसाल के तौर पे कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, या तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी, इस तरह की जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को मानती नहीं है। वो तो रियासत, वो तो अपना निज़ाम नाफिज करने की बात करते थे ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। ना सिर्फ ये कि उनके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ना सिर्फ ये कि वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं। तो उसको आप कैसे वो करेंगे, ये एक अलग सवाल है। बहरहाल अब देखना यह है कि काजी फायज ईसा साहब क्या करते हैं इसके ऊपर, और ये उनका भी इम्तिहान है और सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, और जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी उसके मुताबिक ये मामलात आगे चलेंगे। लेकिन ये एक इतना बड़ा मोड़ है पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसके अंदर, कि आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी आज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगी, अब इस हवाले से जो भी उसका आउटकम होगा, उसकी बहुत अरसे तक बाज़गश्त आती रहेगी, और उसकी जो लेगेसी, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी, वो उसकी जो एको है वो आती रहेगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपसे यहाँ पे और शेयर कर लूँ, जो पढ़ के मैं बड़ा हैरान भी हुआ, और वो ये है कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने ये दरख्वास्त दी और हुकूमत की तरफ से मुतनब्बे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया। दूसरी तरफ कोई 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो 102 मुल्ज़िमान फ़ौज की हिरासत में हैं, उन मुल्ज़िमान में से 102 मुल्ज़िमान में से 9 मुल्ज़िमान ने सुप्रीम कोर्ट से खुद रुजू किया है, और वो रुजू करके उन्होंने कहा जी कि फ़ौजी अथॉरिटी के ज़ेरे हिरासत है, फ़ौजी अथॉरिटी का सलूक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है, हमें यहाँ इंसाफ का मुकम्मल यकीन है, सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। ये एक दरखास्त 9 मुल्ज़िमान की तरफ से आई है जो फौज के तहवील में है, और वो कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं, मतलब कि हमारे साथ सलूक अच्छा है, और हमें इंसाफ का भी मुकम्मल यकीन है, और हमें सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री अथॉरिटी को डायरेक्शन दे फौरी तौर पे कि ट्रायल को मुकम्मल करे। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही होगा कि जो ये लोग हैं, हो सकता है दरख्वास्त सिर्फ 9 की तरफ से आई हैं, तमाम 102 लोग बड़े खुश होंगे,
और सलूक भी बड़ा अच्छा होगा, और उन्हें इंसाफ का यकीन भी हो सकता है यहीं से हो, और हो सकता है कि वो जल्द ट्रायल को मुकम्मल करने का हुक्म भी चाहते हो तमाम 102 लोग। लेकिन अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या 9 लोगों की या उन 102 लोगों की ख्वाहिश पर आइन का फैसला होगा, या फिर आइन का फैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा। देखें, वो तो कोई भी मिसाल के तौर पे उठ के कह दे कि मैं डीसी की तहवील में बहुत खुश हूं, तो मैं अपना फैसला हाई कोर्ट से नहीं करवाना चाहता, ये डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर से करवाना चाहता हूं, तो ये मेरे केस का फैसला कर दें, सुप्रीम कोर्ट इसकी डायरेक्शन दे दे, तो क्या वो डायरेक्शन हो जाएगी? कोई ये कह दे कि मैं जी ये फलाने डीआईजी की कस्टडी में बड़ा खुश हूं और मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है और मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को है, तो ट्रायल कोर्ट की बजाय डीआईजी साहब फैसला सुना दे मेरे केस का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्शन दे देगी? इस तरह कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। तो ये मामला उनकी खुशी या उनकी नाखुशी का नहीं है, ये मामला कानून का है, इंसाफ का है, आइन का है, ये मामला फेयरनेस का है, एक्विटी का है, जमहूरियत का है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का है, इदारों के अपने डोमेन का है, और उस डोमेन में इदारों की एक दूसरे से जो ओवरलैपिंग हो सकती है मुमकिना तौर पर इस तरह के किसी अमल के नतीजे में उसका है, और उससे जो बिगाड़ पैदा हो सकता है रियासत की फंक्शनिंग में, क्योंकि जब पावर्स मिक्सअप हो जाती हैं तो फिर वो रियासत सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाती, ये मामला उसका है। तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक करना है। आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट उसको उस हिसाब से देखेगी। इन द मीनवाइल जो एक खबर और है जी, वो है कि फ़ारूक हबीब साहब की मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब से, और उसमें बताया जा रहा है कि खुशगवार मुलाकात थी, और फ़ारूक हबीब को कोई अहम जिम्मेदारी दिए जाने के इम्कान है। फवाद चौधरी की भी मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन से, और उसमें भी उनकी कुछ इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ है। और एक और अहम खबर जो कि मौशी एतबार से है वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ, और वो ये है कि गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का ऐलान। ज़राए के मुताबिक गैस की कीमतें बढ़ाने की समरी कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि पेट्रोलियम डिवीजन की समरी में गैस का टैरिफ 193% तक बढ़ाने और घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 193% तक इजाफा तजवीज़ किया गया है, और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ा के 400 रुपए करने की तजवीज़ की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल, अब क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। पहले ही गैस की किल्लत होती है, और गैस इतना बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर कभी तफसील से बात करेंगे आपके साथ के ज़खायर जो हैं वो गैस के, उनके साथ क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है, अजीब व गरीबी सूरत हाल है। बहरहाल शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।